हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष। और अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस के थ्रू समझा था वो लॉट साइज, पिप्स क्या होते हैं, अकाउंट टाइप क्या होते हैं, सीएफडीज क्या होते हैं, इनके बारे में समझा था। अब हम समझेंगे डायरेक्टली कि एक तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू क्या होता है, कंपनी के बारे में डिटेल्स वगैरह निकल जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। बट एज अ ट्रेडर हमें क्या ध्यान देना है, हमें सबसे ज्यादा तो ध्यान देना होता है, हमें अगर हम किसी इंडाइसिस में काम कर रहे हैं या किसी कॉमोडिटी के हार्ड कोर इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे प्रीशियस मेटल वगैरह, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पैलेडियम हो गया, तो हमें उस चीज में ध्यान देना है कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स सेंटिमेंट्स क्या है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस से। तो हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो इस चीज पे देना है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज यूज इन द इवेल्युएशन ऑफ करेंसीज, बॉन्ड, commodities and stock indices. At the macro level, the analysis examines factors that affect the economy and its entirety. एग्जाम्पल्स के लिए इंक्लूड होता है इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स एंड नेशनल सेंटिमेंट। दिस एनालिसिस विल टेल अस इफ द इकोनॉमिक इज स्पेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, और इफ इट्स बूमिंग और इन अ स्लम। अब इसको एक बार समझने के लिए हमें एक बार यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं तो देखिए इस तरीका को दिखेगा। अगर जीडीपी ग्रोथ ग्रोथ अच्छी चल रही है तो बूम करेगी इंडस्ट्री। लेकिन आपको ये समझना है कि मार्केट अगर बूम कर रही है तो कहीं ना कहीं एक रिसेशन पीरियड आएगा। अगर रिसेशन पीरियड स्ट्रांग हो गया तो कंपनी क्या कहते हैं, आपका ले ऑफ करती है। जो साइकिल्स हैं उसमें क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा वो आती है, ले ऑफ्स आती है, रिसेशन आता है, तो उसमें क्या है, स्लम भी देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी, मंदी दिखेगी आपको, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। और जो लोग हैं डिफॉल्टर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बैंकिंग जो है, मोर्टेजेस जो है एनपीए होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो होगी ना, भुखमरी स्टार्ट हो जाती है इस टाइम पे। लेकिन इसके बाद एक ना रिकवरी भी आती है, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह जो होते हैं कम होते हैं और मार्केट में काम वगैरह स्टार्ट होता है, सॉरी ये दोबारा से ना रिकवरी मोड में भी चला जाता है। तो आपको यहाँ समझना है इकोनॉमिक एंड बिजनेस साइकिल में, from boom going to into recession, the economic growth will slow and will witness a decrease in investment and production. From recession to slump, inflation will drop and unemployment will rapidly increase. ठीक है। From slump to recovery, interest rate will decrease and housing activity and spending will increase. अब जैसे जैसे रिकवरी होगी तो उसके बाद क्या है ना, परचेजिंग पावर बढ़ने लग जाएगी। From recovery to boom, we have a growth, spending will increase, inflation will rise, and employment will reach its full capacity. Will be used in the cycle where we are in the cycle decides on which asset class we should invest. एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप रिसेशन पीरियड में हो, अगर रिसेशन पीरियड में हो तो उस टाइम पे स्टॉक इंडाइसेस जितने भी होते हैं सब नीचे चले जाते हैं। उस टाइम बॉन्ड्स वगैरह जो है आपके काम आते हैं, और उस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा काम आता है वो कहीं ना कहीं आपका प्रीशियस मेटल भी काम आता है, जहाँ पे या तो वो स्टेबल होते हैं या वो दोबारा से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि अगर पैसा मनी मार्केट से निकलता है, मतलब क्या कहते हैं, अगर स्टॉक मार्केट से निकलता है तो या तो वो मनी मार्केट में जाता है जहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह पेपर वर्क में होता है, जहाँ पे आपका एक फिक्स आरओआई होता है या नॉर्मल आरओआई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे जनरेट होता है आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। या आपको ये समझना है कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब पैसा रुक जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्रोथ हो रही है कंपनी, हम लोग क्या कहते हैं रिकवरी और बूमिंग स्ट्रक्चर में जा रहा है, तो उस टाइम पे मनी मार्केट और मेडल की जगह लोग जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडाइसिस वगैरह में, जहाँ पे पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे। तो आपको समझना है ये साइकिल चलते रहते हैं, लेकिन हमें चार्ट के थ्रू, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये धीरे धीरे करके समझना है, और ये सारे फैक्टर्स को हमें कंसिडर करके रखना है। चाहे तो इसकी फोटो ले लो या इसके बारे में अच्छे से समझ लो और लिख लो। अब समझते हैं कि ये हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें एफएमसी की मीटिंग आती है, ठीक है। अगर इंडिया में है तो आरबीआई की मीटिंग आती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। द इंटरेस्ट रेट इज द cost of borrowing money either by the individual companies or even governments. If people and companies borrow less, they have less money to invest and to spend, vice versa. If interest rates goes up, this will result in more saving and less spending and eventually lead a decrease in growth. अब मान लो इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं आपको ऊपर चला गया, तो सेविंग्स अकाउंट में ना विल रिजल्ट इन सेविंग्स एंड लेस स्पेंडिंग, क्योंकि लोग क्या कहते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। और वो परचेजिंग पावर देगी नहीं आपको, ठीक है। तो पैसा डर के मारे उसमें ही रहेगा। लोग जिनके पास पैसा वो अपना संभाल के रखेंगे, जिनके पास नहीं है वो डरेंगे। और अगर मान लीजिए जिनके पास नहीं है, जैसे कि ज्यादातर 90% लोगों के पास ज्यादा नहीं होता, तो क्या कहते हैं, लोन बोरो करके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या है, ग्रोथ वगैरह होगी नहीं। बट इफ इंटरेस्ट रेट गो डाउन, दिस विल रिजल्ट इन हायर बोरोइंग एंड हायर स्पेंडिंग एंड विल लीड टू इंक्रीज इन ग्रोथ। अब देखिए ग्रोथ ग्रोथ कब होती है, जब वो पैसा ना बढ़ता है, सर्कुलेशन में जाता है, और जहाँ पे पैसा लोग लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी कंपनीज खड़ी करते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं, तो इससे ना हर किसी की बढ़ोतरी होती है और लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स मीट मंथली to set interest rate levels and these meetings are closely followed by the market traders.
अब मान लीजिए कि एफओएमसी की जो मीटिंग होती है, आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके आपको यहाँ पे देखना है। आप देखिए यहाँ पे ना सारी करेंसीज वगैरह होती हैं, ठीक है। हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए करेंसीज वगैरह होती है, तो मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, इन सबको हटा के नन कर दिया, और मैं यहाँ से यूएसडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अगर आप ध्यान से देखें, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल बैंक, बॉन्ड्स, हाउसिंग, कंज्यूमर सर्विस, बिजनेस सर्विस, स्पीचेस, मिसलेनियस, इस तरह की न्यूज़ आती है। देखिए आज के टाइम पे कोई न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। कल के टाइम पे देखते हैं, देखिए नॉर्मल थी। यहाँ पे इसके बारे में कैसा क्या डिटेल थी वो यहाँ से पता लग जाएगी आपको, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे इस यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये ना आपकी एक नॉलेज बैंक है जो आपको इंक्रीज करनी है। अब आपको करना क्या है, एज ए ट्रेडर देखो मेरे को क्या करना होता है कि जब भी चार्ट में मेरे साथ में क्या है कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस और मेरा प्राइस एक्शन कब काम करता है, जब मैं और मेरा चार्ट अकेले हो। लेकिन अगर मुझे पता है कि मार्केट में कोई इवेंट होने वाला है, ठीक है, इस तरह का, तो उस टाइम पे सारी टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सारा खराब हो जाता है। क्योंकि उस टाइम पे जो मूव आता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस टाइम पे जो मूव आएगा वो ऐसा आएगा कि मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए सही जा रही है मार्केट, इस तरह का देखने को मिल सकता है, एकदम से डाउन, फिर उसके बाद रिकवरी, ठीक है। तो न्यूज आती है, अब देखिए न्यूयॉर्क के आसपास आती है, तो ये जो मूवमेंट आएगी आपको जो न्यूज मिलेगी, न्यूयॉर्क के आसपास मिलेगी। तो जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम समझेंगे कि कौन से सेक्शन में काम करें, कौन से ना करें। फिलहाल के लिए क्या है, आपको ये समझना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हम करते कैसे हैं। अब इंटरेस्ट रेट का जो है वो इफेक्ट होता क्या है, देखिए। Interest rate effects on market. An increase in interest rate will result in more saving and less investment and spending, which lead to slowdown in the economy. अब देखिए जिनके पास पैसा है वो तो क्या करेंगे, भाई देखो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, सब पे मैं तो अपना पैसा सेव कर लूंगा। बट जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कैसे, वो काम भी नहीं कर पाएंगे, वो काम भी नहीं कर पाएंगे, तो वो कहीं कहीं और भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और ना ही मतलब इससे इकोनॉमी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास पैसा, उनका तो पैसा बनेगा, बट जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएंगे अगर, और स्टॉक्स और कमोडिटीज क्या है, गिर जाएंगे। मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो आप समझिए कोई स्टॉक कैसे बाय करेगा, कमोडिटीज कैसे बाय करेगा। अब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, मोर मनी इज नीडेड टू परचेज द सेम गुड एंड सर्विसेज, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन ग्रोथ। अब मान लीजिए जो दूध है 20 रुपए का आता है, अब सीधा एकदम से रेट बढ़ते हैं, कुछ भी होता है, महंगाई बढ़ती है तो 40 रुपए का आता है। अब मान लीजिए जब इसी चीज को हम 20 रुपए में बाई कर सकते थे, अब 40 रुपए चाहिए। पेट्रोल की बात करते हैं, जहाँ पे पेट्रोल आपका 60 रुपए का आता था एक टाइम पे, आज 100 रुपए का है। तो मान लीजिए एक ही चीज को बाय करने के लिए पैसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं सीपीआई। तो ये सीपीआई डेटा भी ना आपको इस वेबसाइट के अंदर दिखेगा, देखने को इसके अंदर मिलेगा। सीपीआई का डेटा कैसे दिखता है इन ऑल। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखते हैं कि आपके आने वाले टाइम में सीपीआई का डेटा आता है नहीं आता। देखिए अब ये 28 से लेकर 21 तारीख, 21 से लेकर 28 तारीख तक का देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यूएसडी आ रहा है। किस टाइम पे आएगा, 6 बजे, मतलब न्यूयॉर्क सेशन के आसपास आएगा। कोर्स एपीआई डेटा आएगा, अब इस पर देखेंगे क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। फोरकास्ट क्या था, 0.3% का, 0.4% का पिछले से, मतलब आप देखें तो पिछले और वो उससे प्रीवियस वाला भी बराबर ही था। अब ये क्या इम्पैक्ट करेगा क्या नहीं, वो देखते हैं कैसे समझेंगे इसे। Consumer price index measures inflation by the measuring the changes in the price of the market base basket of goods. The producer price index PPI also measure inflation through the change in the production price of the goods and services. Inflation affects the economy directly as high inflation rate prompt central banks to increase the high rates. अब देखिए आप इस चीज को पढ़िएगा और समझिएगा दोबारा से, इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए। इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन द मार्केट, सेंट्रल बैंक यूज इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। An increase in inflation will have the same effect as interest rates with exemption of commodities. अब एक्सचेंज रेट्स के अंदर क्या कहते हैं, अगर इंटरेस्ट बढ़ता है मान लीजिए, तो स्टॉक मार्केट गिरेगा, कमोडिटी और ये एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट जो होगा, जैसे US 30 जो इंडाइसेस होंगे गिर जाएंगे, कमोडिटीज जैसे गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो उस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये समझ के चलना है। ग्रोथ, ग्रोथ मेजर्स the health of an economy through the increase in the goods and service produced. The gross domestic product GDP, which measures the value of all goods and services produced within the country. The international trade balance will measure the difference between the import export. Details sales measures growth through consumer expenditure and it's used the excess the direction of an economy.
अब देखिए, मान लीजिए कि अगर जीडीपी अच्छी जा रही है, जीडीपी आपकी अच्छी है, पिछले से अच्छी है, सारी की सारी मार्केट आपके पॉजिटिव रहेंगी। मान लीजिए कि आपको पता है कि अगर करेंसी ऊपर जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं कमोडिटी नीचे आता है, ठीक है। अब कमोडिटी नीचे जा रही है तो कहीं ना कहीं करेंसी ऊपर चली जाती है, तो ये सब वाइस वर्सा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पे मार्केट में न्यूज आती है जीडीपी पॉजिटिव है, जीडीपी का जो रिजल्ट है पॉजिटिव है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गो डाउन। वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज रेट और स्टॉक और कमोडिटी सारी की सारी ऊपर जाएंगे, नया हाई प्राइस सेट हो सकता है, ऑल टाइम हाई लग सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अच्छी हैं। अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक हैप्पीनेस लेवल की चीजें हो रही हैं, जीडीपी रेट वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो वहां पे आपको समझना है कि एक्सचेंज रेट, स्टॉक और कमोडिटीज क्या है ना, सारी की सारी बढ़ेंगी, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, जिसको हम एनएफपी न्यूज भी बोलते हैं, तो आपको समझना है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द हेल्दी इकोनॉमी is the availability of the well-paid jobs. When the person is actively searching for unemployment but is unable to find work, unemployment occurs. The unemployment rate is basically the percent of people in the workforce without jobs are but are able and willing to work. जैसे बोलते हैं नॉन फार्म पेरोल मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द नंबर ऑफ additional or non farming jobs that are added each month. An increase in unemployment, decrease in non farm payroll signal slowdowns in the economy. अब अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और नॉन फार्म रोल मतलब जॉब्स नहीं मिल रही, तो क्या करेगी, स्लो डाउन दी तो करेगी, परचेसिंग पावर कम है, सब कुछ कम है। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, एन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग फॉल्स बिकॉज जॉबलेस वर्कर्स हैव लेस मनी टू स्पेंड एंड दोज एम्प्लॉयड टेंड टू रिड्यूस स्पेंडिंग। अब मार्केट में कोई सामान पड़ा उसे खरीदने के लिए बंदे ही नहीं है, बंदों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेमन लैंग्वेज में, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा, कॉमोडिटी भी गिर जाएगी, तो मतलब कोई परचेजिंग के लिए है ही नहीं ना पैसा, तो कहाँ से बाय होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इसकी भी जो न्यूज़ है वो यहाँ आती है। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आ रही है 27 तारीख को, तो आपको ये ध्यान देना है। अब पिछली बार क्या था, ये फोरकास्टिंग था, ये प्रीवियस है, एक्चुअल क्या होगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसकी टाइमिंग स्टार्ट होती है, टेंटेटिव है, ये डिसाइडेड नहीं है किस टाइम आएगा, बट ज़्यादातर इसी टाइम आता है। Macroeconomics analysis, political stability. Political risk is the risk that an investment return could suffer as a result of political changes and instability in the country. अब वो चाइना का जो वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, ट्रम्प का जो वॉर चल रहा है, अब इसमें क्या है ना कि इनडिसीजन होते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा फंसेगा कौन, जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, जिनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी, और इसमें क्या है ना, ज्यादातर जो 90% लोग हैं वो फंसते ही हैं, आपको ये समझ के चलना है। बट वंस इन अ ब्लू मून अगर आप बच जाते हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको जब भी आपको ये पता लगे कि कोई भी स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं है पॉलिटिकल की, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ डिसीजंस गवर्नमेंट मेक दैट कैन अफेक्ट बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल इकोनॉमी। जैसे टैरिफ बढ़ गया, टैरिफ का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई सामान बेचूंगा तो उस पर इतना इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा मुझे उस इंडस्ट्री उस कंट्री में सेल करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं दिक्कतें पैदा करती हैं, इससे क्या है, बर्डन क्रिएट होता है अननेसेसरी। तो इसे कोल्ड वॉर कहते हैं, जहाँ पे दिमाग का यूज होता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेपन्स। क्योंकि अगर किसी कंपनी, किसी भी के मतलब वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री की, अगर आपको किसी को दबाना है या मतलब उसे खराब करना है, तो आप उसकी इकोनॉमिक से स्टार्ट कर सकते हैं छेड़छाड़ी करना। तो ज़्यादातर अमेरिका वही करता है, सबको ट्रैप करना। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना आपको। दिस विल इंक्लूड nationalization, higher taxes, extra regulation, barriers to trade, and many more. The decision of the UK to leave the EU and the election of D. Trump created more talk about the political risk than before. ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। An increase in political risk has a negative effect on all markets. एक्सचेंज मार्केट जो होती हैं, स्टॉक कम्युनिटी सब से सब गिरेंगे, सब परेशान हो जाएंगे, क्रिप्टो मार्केट भी गिरेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ के चलना है। सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। सेंटिमेंट्स इज फिजिकल साइकोलॉजिकल मेजर्स ऑफ हाउ पीपल फील अबाउट द इकोनॉमी इज जनरल और एन एसेट क्लास इन पर्टिकुलर। Sentiments can be very powerful influence on the market if people see a range of factors as being all positive or negative. या तो हमें चाहिए नेगेटिव या हमें चाहिए पॉजिटिव, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में समझेंगे जो भी हमें समझना है, और उसके हिसाब से हम काम करना है। हमें हमारे धंधे को बनाने के लिए, हमारे को पैसा कमाने के लिए हमें समझना है इन सब चीज़ों को, एक कॉन्फ्लुएंस सिग्नल जनरेट करना है। कॉन्फ्लुएंस सिग्नल बोले तो कि हर चीज़ में या तो हमें पॉजिटिव साइड दिखना चाहिए 90% तक, 80% तक, या हर चीज़ में नेगेटिव दिखना चाहिए 80% तक, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एंड ऑल देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, ठीक है, मार्केट में, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस काम आता है। और मार्केट में कुछ भी अनसर्टेनिटी, तो वहाँ पे क्वांटिटी काम आती है।
और क्वांटिटी के साथ साथ अगर आप क्वांटिटी हमेशा के लिए कम रखनी है तो वहाँ पे लेवरेज काम आता है। तो लेवरेज हमेशा कितना रखना है, 1:100 से 1:100 से नीचे नीचे रखना है जितना हो सके। और फॉरेक्स मार्केट में इंडिया से बैठ के अगर आप काम करते हैं तो आपको पता है कि आप ऑलरेडी $1 पे 80 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको कहीं भी इसमें मतलब मुनाफा ही मिलेगा अगर आप इसे ढंग से करें। Positive sentiment is referred to the bullish sentiment, bullish and negative sentiment is referred to the bearish. Positive sentiment is referred to as a bullish or and negative sentiment is referred to as a bearish. Purchasing power manager PMI IFO, ठीक है, measures business manager sentiment. The consumer sentiment index measures consumers opinion and feeling towards the financial health. Sentiment effect क्या होता है, देखिए, investor tend to affected by the own sentiment while the making financial decisions and this lead to various effects on the economy. अब मान लीजिए कि हमारे पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसमें क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी सारी की सारी मार्केट। तो कंक्लूजन है क्या, द अबव इंडिकेटर प्रोवाइड अस विद अ व्यू ऑन द करंट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। चेंजेस इन द अबव फंडामेंटल्स will directly affect the valuation of the currencies, bond, economic commodities and stocks. Market participants should keep a close eye on these fundamentals and use them to take informed trading decisions. अब देखिए इन सब चीज़ों पे ना ध्यान देना पड़ेगा, क्या न्यूज़ है क्या नहीं है, कोर पीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, ठीक है, नॉन फार्म पे रोल क्या होता है, इन नॉर्मल सी चीज़ें। इन देखिए अभी सब जो ज़्यादातर न्यूज़ होती है ना वो आती है 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास न्यूयॉर्क सेशन में। तो अगर आपको पता है किसी दिन इवेंट है तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एशियन और लंदन में कमा के निकल जाए। और इवेंट वाले टाइम पे जैसे कि मान लीजिए आपके बीच के चार्ट चार्ट के बीच में आपके साथ कौन आ रहा है, एक इवेंट आ रहा है, उस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हैं मार्केट को। तो इस तरीके से हमें मार्केट में काम करना था समझदारी के साथ। सो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के थ्रू हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया और इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट, जहाँ से हम समझेंगे चार्ट, लाइन चार्ट से लेके कैंडल चार्ट्स को, और टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड, माइंडसेट, इमोशन, साइकोलॉजी, सारी चीजें उसके अंदर आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।